आपने अब तक प्यार में धोखे की दर्जनों कहानियां सुनी होंगी, मगर आज आपको जो सच्ची घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं उसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। भले ही आज ये कहानी गुमनामी है, मगर एक समय इस केस के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा धूम मची थी। इस केस ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी। इस केस को तब KM नानावती केस भी करार कर दिया गया था। ये पूरी कहानी लखनऊ के एक डॉक्टर हरिओम गौतम और लखनऊ की एक बेहद ही रईस घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की शमीम रहमानी की है। शमीम, जिसकी खूबसूरती की चर्चा उन दिनों लखनऊ में बहुत होती थी। आखिर डॉक्टर हरिओम गौतम तथा शमीम रहमानी का क्या रिश्ता था और इसके आगे इस केस में क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स में। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तारीख थी 7 मई 1966। लखनऊ के सबसे रईस और प्रभावशाली लोगों में गिने जाने वाले अजीजुर रहमान को अचानक से अटैक आता है। अजीजुर रहमान कभी लखीमपुर खेरी के ताल्लुकदार हुआ करते थे और उनकी गिनती इलाके के सबसे प्रभावशाली लोगों में की जाती थी। अचानक आए अटैक की वजह से अजीजुर रहमान की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी और फिर उन्हें बेहतर इलाज के लिए तत्काल ही लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। यहाँ इनका इलाज डॉक्टर हरिओम गौतम की देखरेख में शुरू होता है और इस समय डॉक्टर हरिओम गौतम की उम्र यही कोई 33 साल थी। समय के साथ अजीजुर रहमान की तबीयत ठीक होती है और 10 दिनों के इलाज के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। मगर इलाज के दौरान 10 दिनों में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। दरअसल अजीजुर रहमान के 3 बच्चे थे, 2 बेटा और 1 बेटी। दोनों बेटे उन दोनों व्यापार और पॉलिटिक्स में तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे थे, जबकि बेटी भी पढ़ाई में काफी अच्छी थी। 22 साल की बेटी का नाम शमीम रहमानी था। जब रहमान हॉस्पिटल में एडमिट थे तो पिता से मिलने परिवार के साथ एक दिन शमीम रहमानी भी हॉस्पिटल आती हैं। यहाँ आते ही रहमान का इलाज कर रहे डॉक्टर हरिओम गौतम की नजर शमीम रहमानी पर पड़ती है। पहली ही नजर में डॉक्टर गौतम शमीम रहमानी को पसंद करने लगते हैं और गौतम भी काफी हैंडसम था, ऊपर से डॉक्टर भी, इसलिए शमीम रहमानी भी उससे खुलकर बातें करने लगती है। बातचीत की शुरुआत पिता की सेहत से जुड़े सवालों से होती है, मगर देखते ही दिखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इस प्यार की कहानी की शुरुआत होती है। जहां पहले डॉक्टर गौतम दिन में एक बार मरीज का हाल चाल पूछने आते थे, अब वो पूरे दिन में कई बार आने लगते हैं और पिता की खिदमत के नाम पर शमीम रहमानी भी हॉस्पिटल में ज्यादा समय बिताने लगती है। जब 10 दिन बाद अजीजुर रहमान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो वो लखीमपुर खेरी लेन स्थित पर एक रहने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अजीजुर रहमान शहर के प्रभावशाली लोगों में से एक थे। इसलिए अब डॉक्टर गौतम रोज उनका हाल चाल लेने घर पर आने लगते हैं। दुनिया की नजर में डॉक्टर गौतम अजीजुर रहमान का हालचाल लेने आते हैं, मगर असल में वो शमीम रहमानी से मिलने आया करते। हालात तो यहाँ तक आ गए कि एक ही दिन में कई बार डॉक्टर गौतम के चक्कर लगते रहते। भले ही घर वालों को ये नॉर्मल लगता, मगर आस पड़ोस और शहर के तरह तरह की यहाँ पर चर्चाएं होने लगी। कुछ पड़ोसी और रिश्तेदार डॉक्टर के इतना आने जाने पर ऑब्जेक्शन करने लगे, मगर घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा और डॉक्टर का आना जाना यूं ही लगा रहा। रोज रोज के आने से होता ये कि डॉक्टर गौतम और शमीम रहमानी दूसरे के लिए पागल से हो गए, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। समय यूं बीतता जाता इन दोनों का प्यार नई ऊंचाइयों को छू रहा था, मगर एक चीज थी जो इन दोनों के प्यार के आड़े आ रही थी और वो थी दोनों का धर्म। मगर बाद में मिले पत्र से खुलासा होता है कि डॉक्टर गौतम शमीम रहमानी से वादा करते हैं और वो खुद जल्द इस्लाम धर्म अपना लेगा और उससे शादी करेगा। इसी भरोसे पर शमीम रहमानी और गौतम का रिश्ता आगे बढ़ता रहता है। देखते ही देखते 1 साल का समय बीत जाता है। शमीम जो होती हैं वो BCS की डिग्री शामिल करती हैं। शमीम जो होती हैं ऐसे ही समय बीतता जाता है और शमीम डिग्री हासिल करती हैं। इसी बीच कुछ ऐसी चीजों का खुलासा होता है जिसके लिए शायद शमीम रहमानी तैयार नहीं थी। दरअसल एक दिन पता चलता है कि डॉक्टर गौतम पहले से ही शादीशुदा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर के 3 बच्चे भी हैं। इस बात के खुलासे के बाद शमीम रहमानी और डॉक्टर गौतम का काफी झगड़ा होता है, मगर शमीम रहमानी के प्यार में पागल डॉक्टर रहमानी को भरोसा दिलाता है कि वो अपनी पत्नी को छोड़ देगा और फिर धर्म बदलने के बाद उससे शादी कर लेगा। इस वादे के बाद दोनों के रिश्ते फिर से रास्ते पर आ जाते, मगर ये समय बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, क्योंकि अब डॉक्टर गौतम एक अलग रूप का खुलासा करता है। दरअसल डॉक्टर गौतम शहर का मशहूर डॉक्टर होने के साथ साथ एक दिल फेंक किस्म का इंसान भी था। वो अक्सर अलग अलग लड़कियों से इश्क लड़ाता था। आए दिन नई नई लड़कियों के साथ सिनेमा घरों में घूमना, रेस्टोरेंट और होटल में जाना उसके लिए आम बात थे। इस बात की जानकारी शमीम रहमानी को भी हो जाती है और इस बात पर दोनों की लड़ाई होती है और लगने लगता है कि रिश्ता यहीं खत्म हो गया। मगर गौतम इन आदत को छोड़ने का भरोसा दिलाता है। ये सब कुछ और चल ही रहा होता है
कि अचानक से बलरामपुर हॉस्पिटल से डॉक्टर गौतम के ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाता है। ट्रांसफर का मतलब था कि दोनों का मिलना जुलना बंद। इसलिए डॉक्टर गौतम अब अपनी पूरी पहुंच पैरवी का इस्तेमाल करता है और इस ट्रांसफर को रुकवा लेता है और बलरामपुर हॉस्पिटल में ही काम करता रहता है। कुछ दावों के मुताबिक गौतम का ये ट्रांसफर रुकवाने में शबीम रहमानी ने भी अपने पिता और भाई के रसूख का इस्तेमाल किया था। इस तरह 2 साल बीत जाते हैं और शबीम रहमानी और डॉक्टर गौतम का लव अफेयर यूं ही चलता रहता है। समय जरूर बदल रहा था मगर डॉक्टर गौतम का स्वभाव नहीं बदलता। उसका दूसरी लड़कियों से मिलना जुलना जारी रहता है। इस बात की खबर लोगों से शबीम रहमानी तक समय समय पर पहुँचती रहती है। शबीम रहमानी डॉक्टर गौतम की हरकत बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक दिन 1968 के जनवरी महीने में लखनऊ के हसरतगंज स्थित क्वालिटी रेस्टोरेंट में शबीम रहमानी डॉक्टर गौतम को दर्जनों लोगों की भीड़ में सरेआम थप्पड़ जड़ देती है। यहाँ लगने लगता है कि दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा, मगर चीजें फिर से संभलती हैं और दोनों का मिलना जुलना उठना बैठना जारी रहता है। गौतम रहमानी को अपने स्कूटर से भी घुमाने लगता है। कुछ महीनों तक इन दोनों का रिश्ता फिर से ठीक चलता है, मगर 1968 के जुलाई महीने में कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों के रिश्तों में फिर से तूफान खड़ा हो जाता है। दरअसल रहमानी के भाई आमिर अहमद का नौकर गणेश शबीम रहमानी को खबर देता है कि उसने शहर में देखा है कि डॉक्टर गौतम किसी लड़की को अपने स्कूटर पर घुमा रहा था। कुछ ही समय पहले डॉक्टर गौतम ने रहमानी को भरोसा दिलाया था कि अब वो किसी लड़की से नहीं मिलेगा, मगर जब शबीम रहमानी ये सुनती है कि डॉक्टर गौतम फिर से किसी को घुमा रहा था तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो अगले दिन यानी 10 जुलाई 1968 को डॉक्टर गौतम को मिलने के लिए बुलाती है और फिर दोनों में इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। झगड़े के बाद डॉक्टर गौतम अपने घर चला जाता है, मगर अगले दिन यानी 11 जुलाई को शाम के लगभग 3 बजे फिर से शबीम रहमानी के घर आता है। यहाँ इन दोनों में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि अब लगने लगता है कि शबीम रहमानी और डॉक्टर गौतम का रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाएगा। शबीम रहमानी इस रिश्ते को खत्म करने के लिए मान भी जाती हैं, मगर जब डॉक्टर गौतम आखिरी बार रहमानी के घर से निकलने लगता है तो शबीम रहमानी पीछे से उसे आवाज देती हैं और कहती हैं, कल मुझे कॉलेज का एक एडमिशन फॉर्म भरना है, मेरी मदद करने के लिए तुम कल आखिरी बार आ जाना, उसके बाद तुम चाहो तो कभी मत आना। शबीम रहमानी की बातें सुनकर डॉक्टर गौतम आने के लिए हामी भरता है। इसके बाद वो यहाँ से निकलकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ जरूरी काम खत्म करने के बाद अपने आला अधिकारियों को डॉक्टर गौतम बताता है कि उसे जरूरी काम से सिविल हॉस्पिटल जाना है। दरअसल पहली बार तो डॉक्टर गौतम ने अपना ट्रांसफर किसी तरह रुकवा लिया था, मगर जब शबीम रहमानी के साथ उसका रिश्ता बिगड़ने लगता है तो वो जानबूझकर ट्रांसफर बलरामपुर हॉस्पिटल से सिविल हॉस्पिटल में करवा लेता है और वो इसी ट्रांसफर से जुड़ी कागजी कार्रवाई करने के लिए सिविल हॉस्पिटल जाने की बात कहकर बलरामपुर हॉस्पिटल से निकल जाता है। हालांकि वो सिविल हॉस्पिटल जाने की बजाय रात के लगभग 10:30 बजे शबीम रहमानी के घर पहुंचता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनते ही शबीम रहमानी घर से बाहर निकलती है और हवेली का पश्चिमी दरवाजा खोलती हैं, जो ड्राइंग रूम से लगा हुआ था। ड्राइंग रूम से शबीम रहमानी का कमरा था, जबकि ड्राइंग रूम में पश्चिम की तरफ एक और कमरा था जिसमें शबीम रहमानी के परिवार के दूसरे सदस्य रहते थे। शबीम रहमानी द्वारा दरवाजा खोलते ही डॉक्टर गौतम ड्राइंग रूम में दाखिल हो जाता है और यहीं पर शबीम रहमानी तथा डॉक्टर गौतम की लगभग 20 मिनट तक बातचीत होती है। ये बातचीत बहुत सामान्य नहीं थी, क्योंकि बीच बीच में दोनों के एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और इस चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर सोए घर के नौकर तक भी चली जाती है। इसी बहस के बीच 11 बजे के आसपास घर के बाहर बरामदे पर सोए पड़ोसी कालिका प्रसाद को अचानक से 2 गोली चलने की आवाज आती है। इसके अलावा इनका रामकृष्ण त्रिपाठी नाम का एक नौकर भी था, जो गोली की आवाज सुनते ही भागते हुए ड्राइंग रूम में आता है। ड्राइंग रूम में आते ही वो देखता है कि डॉक्टर गौतम खून से लथपथ नीचे पड़ा हुआ है। उसके शरीर का आधा हिस्सा कमरे में है, जबकि आधा हिस्सा ड्राइंग रूम में। रामकृष्ण त्रिपाठी ये भी देखता है कि शबीम रहमानी दाहिने हाथे बंदूक लेकर भागते हुए दूसरे कमरे में जा रही हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इसी के बाद घर का एक सदस्य शबीम रहमानी के भाई आमिर अहमद के घर पर साइकिल से भागते हुए जाता है
और डॉक्टर गौतम के मरने की जानकारी उसे देता है। इसके बाद वो पास के केसर बाग कोतावली में जाता है और रात के लगभग 1:30 बजे इस घटना की जानकारी पुलिस को देता है। मामले की जानकारी होते ही पुलिस भी मौके पर आती है, क्योंकि एक बेहद ही हाई प्रोफाइल घराने का मामला था, इसलिए पुलिस वाले अपने बहुत ही सावधानी के साथ सबूत इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाते हैं। जब शबीम रहमानी से पूछताछ की जाती है और अब एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। शबीम रहमानी पुलिस पूछताछ में बताती है कि मैंने डॉक्टर गौतम को नहीं मारा, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले थे। एक तरफ गवाह का बयान ये था कि गोली चलाते तो किसी को नहीं देखा, मगर गोली चलने के बाद उसने बंदूक शबीम रहमानी के हाथ में देखी थी। दूसरी तरफ शबीम रहमानी कहती है कि गोली उसने नहीं चलाई। तो अब सवाल था कि आखिर गोली किसने चलाई। यहाँ पर इस केस में एंट्री होती है शबीम रहमानी के कजन ब्रदर इकबाल उद्दीन खान की। गोली की आवाज आने के बाद घर में जो दूसरे व्यक्ति को देखा गया वो इकबाल खान ही था। इकबाल खान शबीम रहमानी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो शादी भी करना चाहता था, मगर शबीम डॉक्टर गौतम से शादी करना चाहती थी। इस खुलासे के बाद कहा जाता है कि जब रात के अंधेरे में शबीम रहमानी और डॉक्टर गौतम को इकबाल ने एक साथ देखा तो अपने आपा खो दिया और गुस्से में आकर उसी डॉक्टर गौतम पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। शबीम रहमानी के परिवार वाले भी इकबाल को ही दोषी मानते हैं। मतलब पुलिस के पास डॉक्टर गौतम की हत्या के 2 प्राइम सस्पेक्ट थे, मगर समस्या ये थी कि पुलिस के पास किसी के पुख्ता सबूत, फिजिकल एविडेंस नहीं थे। पुलिस ने जो बंदूक जब्त की और दावा किया कि उसी बंदूक से गोली चलाई गई, फॉरेंसिक जांच में सामने आता है कि काफी समय से उस बंदूक से कोई गोली नहीं चली। ऊपर से उस बंदूक के ट्रिगर पर ना तो शबीम रहमानी का फिंगरप्रिंट था और ना ही इकबाल का। अब पुलिस आरोप लगने लगते हैं कि पुलिस ने शबीम रहमानी के परिवार वालों के प्रभाव में आकर जानबूझकर अदालत में गलत बंदूक पेश की ताकि शबीम रहमानी को बचाया जा सके। इसके अलावा पुलिस पर कमजोर सबूत इकट्ठा करने का भी आरोप लगा। कोर्ट में साबित नहीं हो पाया कि गोली शबीम के कमरे से चलाई गई या दूसरे कमरे से। डॉक्टर हरिओम गौतम का कातिल कौन है, इस बात को साबित करने के लिए लंबे समय तक इस केस की सुनवाई चलती है। मामला सबसे पहले निचली अदालत में पेश होता है, फिर लखनऊ हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है और यहाँ से फाइनली सुप्रीम कोर्ट इंडिया में जाता है। यहाँ अदालत के सामने भी बहुत मजबूत फिजिकल एविडेंस नहीं थे, मगर एक गवाही थी जो इस बात का इशारा करती थी कि गोली किसी और ने नहीं बल्कि शबीम रहमानी ने चलाई है। दरअसल गोली की आवाज करीब से सुनने वाले लोगों में कालिका प्रसाद भी शामिल थे। जब गोली चली तो वो कालिका प्रसाद शबीम रहमानी के घर से ठीक बाहर थे। कोर्ट में कालिका प्रसाद गवाही देते हैं कि गोली चलने की आवाज के बाद तुरंत वो एक आवाज सुनता है जो संभवतः शबीम रहमानी की आवाज थी। शबीम रहमानी माँ से कहती हुई सुनाई देती हैं कि डॉक्टर ने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए मैंने उसकी हत्या करके कुछ भी गलत नहीं किया। कालिका प्रसाद आगे ये भी बयान देते हैं कि थोड़ी देर बाद शबीम रहमानी को ये कहते हुए भी सुना कि भैया ये बंदूक लो और मुझे भी मार दो, अब मैं और ज्यादा जीना नहीं चाहती। कोर्ट में रहमानी के इस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को एक अहम सबूत मानता है और इस एविडेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शबीम रहमानी को 1975 में डॉक्टर हरिओम गौतम की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट में सुनवाई में ये भी साफ हो जाता है कि गोली भी किसी और ने नहीं बल्कि शबीम रहमानी ने ही चलाई। कोर्ट के मुताबिक जब आखिरी बार यानी 11 जुलाई 1968 को डॉक्टर गौतम शबीम रहमानी से मिलने रात के लगभग 10:30 बजे उसके घर आता है तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट तक दोनों में लड़ाई होती है। फिर डॉक्टर गौतम बाहर निकलकर अपना स्कूटर स्टार्ट करके जाने लगता है। तभी एक बार फिर से शबीम रहमानी उसे आवाज देकर अंदर बुलाती है और जैसे ही डॉक्टर अंदर आता है शबीम रहमानी एक गोली उसकी तरफ चलाती है, मगर किसी तरह डॉक्टर गौतम खुद को गोली से बचाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वो दोबारा जैसे ही खड़ा होता है शबीम रहमानी दूसरी गोली चला देती है जो सीधे डॉक्टर गौतम के माथे को चीरती हुई निकल जाती है। माथे में गोली लगते ही डॉक्टर गौतम वहीं गिर जाता है और फिर वहीं उसकी मौत हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा देने के बाद शबीम रहमानी को जेल भेज दिया जाता है, मगर कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर चन्ना रेड्डी द्वारा शबीम रहमानी को माफी दे दी जाती है और उम्र कैद की सजा पाने वाली शबीम रहमानी महज 2 साल में जेल से वापस आ जाती हैं।
और कमाल की बात तो ये है कि एक तरफ राज्यपाल ने खुद को शमीम रहमानी को माफी दे दी, ऊपर से तब के कई तत्कालीन सांसद ने शमीम रहमानी को माफी देने की मांग की। कथित तौर पर बाहर आ जाने के बाद शमीम रहमानी के पास बॉलीवुड में काम करने की कई ऑफर आती हैं, मगर शमीम रहमानी उन्हें ठुकरा देती हैं और जेल से छूटने के बाद कुछ ही समय बाद हमेशा के लखनऊ को छोड़कर दिल्ली चली गई और एक गुमनाम जिंदगी जीने लगी। इस केस की सुनवाई के दौरान भी माहौल लगभग वैसा ही बन गया था जैसा नानावती केस की सुनवाई के दौरान देखने को मिला था। केस की सुनवाई के दौरान अक्सर काफी भीड़ लग जाती थी। अखबारों में भी बड़े पैमाने पर इस केस को कवर किया जाता था। इसके अलावा विदेशी मीडिया ने भी इस केस में खूब इंटरेस्ट लिया। लंबे अरसे तक शमीम रहमानी और डॉक्टर गौतम के प्यार के किस्से लखनऊ में चर्चा में रह गए, मगर समय के साथ इस केस की चर्चा भी खत्म हो गई। दोस्तों, आपने कभी इस केस के बारे में सुना है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड लक।